वेलकम टू कैम्बो स्टडीज स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिनोल्स चैप्टर को, जिसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स को। जिसमें सबसे पहली रिएक्शन हम देखेंगे ईथर फॉर्मेशन या फिर विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें डियर हम फर्दर देखेंगे क्लेसन रीअरेंजमेंट को, जिसमें फर्दर हम ऑर्थो रीअरेंजमेंट को देखेंगे, पैरा रीअरेंजमेंट को देखेंगे और इन दोनों की मैकेनिज्म को भी देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर, रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स में हम पहली रिएक्शन देखेंगे ईथर फॉर्मेशन, जो अक्सर एग्जाम में आपसे विलियमसन्स सिंथेसिस के नाम से पूछा जाता है। होता क्या है डियर, हमारे पास इस रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम फिनोक्साइड के साथ, या फिर हम सोडियम फिनोक्साइड की जगह पोटाशियम फिनोक्साइड भी ले सकते हैं। होता क्या है इस रिएक्शन में कि हमारे पास ईथर्स की फॉर्मेशन होती है, और हम क्या नाम दे रहे हैं इस रिएक्शन को? विलियमसन्स सिंथेसिस। अब एग्जाम्पल से देखिए, ये है डियर हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड में, पर्टिकुलर हमने ले लिया है मिथाइल आयोडाइड को। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से आयोडीन के ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसने अटैक किया हमारे पास इस कार्बन पर, जिसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास हीट करने पर फॉर्मेशन होती है C6H5OCH3 की, यानी ईथर की। इसे हम बोलते हैं एनिसोल या फिर मिथोक्सी बेंजीन या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर, और साथ में हमारे पास NaI निकल गया। एक और एग्जांपल देखिए, ये तो बात हो गई जब हमने सोडियम फिनोक्साइड लिया। हमने ऊपर आपको बताया कि या तो हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हो रही होगी एल्काइल हैलाइड के साथ, या फिर पोटाशियम फिनोक्साइड भी हो सकता है। तो ये वही एग्जांपल है। ये है हमारे पास पोटाशियम फिनोक्साइड। अब की बार हमने लिया है इथाइल ब्रोमाइड को एल्काइल हैलाइड के केस में। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ब्रोमीन के ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, और इसे जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है C6H5OCH2CH3 की, और साथ में हमारे पास KBr निकल जाता है। इसे हम बोलते हैं फिनिटोल या फिर इथोक्सी बेंजीन या फिर इथाइल फिनाइल ईथर। क्लियर हुआ? अब आगे नोट डालकर लिखेंगे। पहला नोट, विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिए ऊपर भी लिखा है हमने कि ये एक SN2 रिएक्शन है। मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में आपके पास क्वेश्चन है, जहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर आपको SN2 रिएक्शन ही टिक करके आना है। सेकेंड नोट देखिए, alkyl phenyl ethers can also be prepared by treating phenol with dimethyl sulfate और डाईइथाइल सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। कहता है कि जैसे कि हमने ये देखा यहाँ पर ईथर्स की फॉर्मेशन को, तो ये कहता है जो एल्काइल फिनाइल ईथर्स हैं उसे हम एक और तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि हम फिनोल की रिएक्शन करवा दें डाईमिथाइल सल्फेट के साथ, या फिर डाईइथाइल सल्फेट के साथ NaOH की प्रेजेंस में। अभी ये तो थियोरेटिकल बात हो गई, आप इतना नोट करें। देन हमारे पास जो नोट नंबर 2 है, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। तब तक आप इसे नोट कीजिए। चलिए डियर, जो नोट नंबर 2 है उसी में कंटिन्यू करेंगे। लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल। सबसे पहले हम फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं डाईमिथाइल सल्फेट के साथ। देखिए फिनोल को हमने जब NaOH के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पर हमारे पास डियर फॉर्मेशन हो गया सोडियम फिनोक्साइड। इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई डाईमिथाइल सल्फेट के साथ, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने दिखा दिया है। जब हमने इसे हीट किया
तो यहाँ पर हमारे पास एनिसोल की फॉर्मेशन हो गई और साथ में हमारे पास निकल गया सोडियम मिथाइल सल्फेट, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा है। अब हमारे पास डियर जो ये सोडियम मिथाइल सल्फेट है, ये फिर से रिएक्ट कर सकता है सोडियम फिनोक्साइड के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ और हमारे पास एक और एनिसोल हमें दे देगा। किस तरीके से, ये देखिए, ये हमारे पास हो गया दूसरा मॉलिक्यूल फिनोक्साइड आयन का, इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम मिथाइल सल्फेट की, तो हमें फिर से एनिसोल मिल जा रहा है और साथ में हमें मिल रहा है सोडियम सल्फेट, जो कि आपके सामने लिखा है। यानी हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ डाईमिथाइल सल्फेट से हम ईथर्स के 2 मोल फॉर्म कर पा रहे हैं। हो रहा है ना डियर क्लियर? यहाँ से इस तरीके से हमने बात कर ली कि जब हमने फिनोल की रिएक्शन के डाईमिथाइल सल्फेट के साथ नोट नंबर 2 में हमने लिखवाया है कि डाईमिथाइल सल्फेट की जगह हम डाईइथाइल सल्फेट भी ले सकते हैं। वो किस तरीके से, आइए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 मोल्स लिए फिनोल के और उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं डाईइथाइल सल्फेट के साथ, जो कि आपके सामने लिखा है। NaOH के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास Na2SO4 निकल जा रहा है और 2H2O भी निकल जा रहे हैं और हमारे पास फॉर्मेशन हो जा रही है 2 मोल्स ऑफ फिनिटोल, जिसका हमने आपको शुरू में भी जिक्र किया था जब हमने सेकंड एग्जाम्पल देखा था, जब हमने इथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट किया था पोटाशियम फिनोक्साइड के साथ, वहाँ पर भी हमारे पास फिनिटोल की फॉर्मेशन हो रही थी। अब डियर नोट नंबर 3 देखेंगे, रिएक्शन विद एलाइल हैलाइड्स। देखिए डियर, अभी तो ये बात हो गई जब हम एल्काइल हैलाइड्स ले रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में देखा था ना कि हमारे पास जब हम एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम फिनोक्साइड के साथ या पोटाशियम फिनोक्साइड के साथ, तो ईथर्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम कह रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड्स की तरह जो एलाइल हैलाइड्स होते हैं, जब हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ फिनोल्स के साथ, तो हमारे पास एलाइल अराइल ईथर्स की फॉर्मेशन होती है। वहाँ पर हमारे पास एल्काइल फिनाइल ईथर्स की फॉर्मेशन होती थी, यहाँ पर एलाइल फिनाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी। किस तरीके से, आइए देखते हैं। हमने लिया डियर सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल, यहाँ पर हम जनरल ले रहे हैं अराइल, अभी कोई पर्टिकुलर नहीं लिया, और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एलाइल ब्रोमाइड के साथ। अब डियर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो नेगेटिव जो हमारे पास है वो किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। और ये डियर हमारे पास इधर इसे हम हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है ArOCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास हो गया एलाइल अराइल ईथर और साथ में NaBr निकल गया। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम फिनोक्साइड C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और हम यहाँ पर लेते हैं एलाइल ब्रोमाइड ही लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव है ये तो पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा और ये इधर इसे हम हीट कर रहे हैं डियर। हमारे पास यहाँ पर Ar की जगह यहाँ पर C6H5 आ जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH डबल बॉन्ड CH2 और हमारे पास यहाँ पर निकल गया NaBr और ये है डियर हमारे पास एलाइल। अब यहाँ पर एराइल की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ फिनाइल आ जाएगा, एराइल फिनाइल ईथर, और ये हमारे पास था सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर हुआ आपको ये? तो आप इतना नोट कीजिए। देन हम देखते हैं क्लेसन रीअरेंजमेंट को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी रिएक्शन में आगे आप देखेंगे क्लेसन रीअरेंजमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस रीअरेंजमेंट में डियर होता क्या है कि हम एक एलाइल एराइल ईथर लेते हैं, जिसके बारे में जस्ट अभी हम लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करके आए हैं नोट नंबर 3 में। जब हम उसे अकेले को हीट करें या फिर उस एलाइल अराइल ईथर को एक इनर्ट सॉल्वेंट में
जैसे कि डाईफिनाइल ईथर में हीट करें एट 473 केल्विन, तो हमारे पास वहाँ पर हमें एक रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है। उसी को ही हम डियर बोलते हैं क्लेसन रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट के बाद हमें एलाइल फिनोल्स देखने को मिलते हैं। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। व्हेन एन एलाइल अराइल ईथर इज हीटेड alone or it an inert solvent such as diphenyl ether at 473 Kelvin, it undergoes a rearrangement called Claisen rearrangement to form allyl phenols. अब डियर, इस रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि जो एलाइल ग्रुप है वो चला जाता है ऑर्थो पोजीशन पर अगर हमारे पास जो ऑर्थो पोजीशंस है वो अनऑक्यूपाइड हों। जैसे कि आप पहले एग्जांपल में देखें, ये है एलाइल फिनाइल ईथर। अब हमारे पास जो ये एलाइल ग्रुप है, अब यहाँ पर दोनों ऑर्थो पोजीशंस अनऑक्यूपाइड हैं। तो जब हमने इसे हीट किया 473 केल्विन पर, तो ये जो एलाइल ग्रुप है ये माइग्रेट कर गया ऑर्थो पोजीशन पर और हमारे पास ऑर्थो एलाइल फिनोल मिल गया। अब अगर हमारे पास मान लीजिए दोनों ऑर्थो पोजीशंस ऑक्यूपाइड हैं, जैसे कि एलाइल 2,6 डाईमिथाइल फिनाइल ईथर के केस में देखिए दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इस केस में हमारे पास हो गया क्या कि जो एलाइल ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा पैरा पोजीशन पर। जैसा कि इस केस में देखिए जब हमने इसे हीट किया 473 केल्विन पर, तो हमारे पास 4 एलाइल 2,6 डाईमिथाइल फिनोल की फॉर्मेशन हुई। देखिए पैरा पर हमारे पास माइग्रेट कर गया एलाइल ग्रुप। इन केस दोनों ऑर्थो पोजीशंस भी ऑक्यूपाइड हैं और पैरा पोजीशन भी ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में जो हमारे पास एलाइल ग्रुप है ये मेटा पोजीशन पर माइग्रेट कर जाएगा। तो इस बेस पर हमारे पास के कहाँ पर एलाइल ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, हम क्लेसन रीअरेंजमेंट को रेफर करते हैं कि वो ऑर्थो रीअरेंजमेंट है या पैरा रीअरेंजमेंट है। अगर हमारे पास एलाइल ग्रुप ऑर्थो पर माइग्रेट कर जा रहा है तो वो होगी ऑर्थो रीअरेंजमेंट। अगर हमारे पास जो एलाइल ग्रुप है वो पैरा पर माइग्रेट कर जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे पैरा रीअरेंजमेंट। आया थोड़ा सा फील इसका? अब आप इसे नोट करें, देन हम वन बाय वन इन दोनों की डिटेल मैकेनिज्म को देखेंगे। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर, सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं ऑर्थो रीअरेंजमेंट की। देखिए डियर, इस रीअरेंजमेंट में हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर हमें किसी प्रकार के कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है और ये जो रीअरेंजमेंट है ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है और ये एक कंजर्टेड रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। कंजर्टेड रिएक्शन मतलब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और जो बॉन्ड की क्लीवेज है वो एक साथ होती है। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी कैटालिस्ट एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, दैट इज इट इज ए कंजर्टेड रिएक्शन विच अकर थ्रू ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पर भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो ऑर्थो रीअरेंजमेंट है वो किसका एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन होंगे तो वहाँ पर हमारे पास में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करके आना है। अब हमारे पास देखिए डियर, ये हमने लिया एलाइल फिनाइल ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया गामा कार्बन। अब हमारे पास डियर हमने इसे हीट किया और ये हमारे पास स्लो स्टेप है। अब डियर हमारे पास जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने अटैक किया गामा कार्बन पर, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और हमारे पास देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन हुई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की। मैंने कहा था ना कि एक कंजर्टेड मैकेनिज्म है। यहाँ पर जो एलाइल ऑक्सीजन बॉन्ड है वो तो टूट रहा है और हमारे पास एलाइल कार्बन बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। कहाँ पर? ऑर्थो पोजीशन पर। तो हमारे पास इसके बाद डियर ये फॉर्म हो जाता है, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सा डाइनोन इंटरमीडिएट, जिसे मैंने 1 से यहाँ पर दिखाया है। अब डियर हमारे पास देखिए ये इसके बाद ये वाला स्टेप है, यहाँ से टोटोमराइज होकर
ये हमें दे देता है ऑर्थो एलाइल फिनाइल। ये एरो मैंने थोड़ा बड़ा दिखा, ये एरो छोटा, यानी हमारे पास ये जो फॉर्म है इसकी ज़्यादा स्टेबल है। अब हमारे पास ये बात मैंने यहाँ पर भी लिखी है, द साइक्लोहेक्साडाइइनोन इंटरमीडिएट 1, इस वाले की बात यहाँ पर हो रही है। दस फॉर्म्ड अंडरगोस टोटोमेरिज्म टू फॉर्म द मोर स्टेबल ऑर्थो एलाइल फिनोल। अभी आपकी और मेरी बात हुई कि बड़ा एरो इसीलिए क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर हुई ऑर्थो रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म, इसे ध्यान से समझिएगा और ध्यान से नोट कीजिएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर, आगे नोट डालकर लिखिएगा। देखिए डियर, अगर आपने मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि रीअरेंजमेंट के दौरान एलाइल ग्रुप का जो गामा कार्बन है वो रिंग के कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। एग्जाम्पल से देखिए, जब हम क्रोटाइल फिनाइल ईथर की क्लेसन कंडेंसेशन करते हैं तो यहाँ हमें 2,1 मिथाइल 2 प्रोपिनाइल फिनोल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। देखिए, ये है हमारे पास ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये है गामा कार्बन। हम कह रहे हैं कि गामा रिंग के कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। अब ऑर्थो पोजीशंस पे तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास जो एलाइल ग्रुप है वो कहाँ पर माइग्रेट करेगा? ऑर्थो पोजीशन पर। हम ये देख चुके हैं। तो देखिए, जो गामा कार्बन है ये हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पर लग गया है। इसके साथ एक CH3 है, एक CH3 हमने ऐसे ही लिखा और साथ में हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब डियर, हमारे पास सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थो रीअरेंजमेंट में हमारे पास अल्फ़ा गामा बॉन्डिंग रिवर्स हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारे पास इधर जो अल्फ़ा कार्बन अटैच है O के साथ, और यहाँ पर हमारे पास गामा कार्बन अटैच हो गया रिंग के कार्बन के साथ। क्लियर? तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम देखते हैं पैरा रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे पैरा रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म को। देखिए डियर, ऑर्थो रीअरेंजमेंट में हमने देखा था कि वहाँ पर कंजर्वेटिव मैकेनिज्म होती है। एक स्टेप में वो हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है, लेकिन पैरा रीअरेंजमेंट हमारे पास 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप देखिए डियर, हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो रीअरेंजमेंट होती है। देखिए किस तरीके से। ये हो गया O के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। ठीक उसी तरह पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने गामा कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और हमारे पास फॉर्मेशन हो गई साइक्लोहेक्साडाइइनोन इंटरमीडिएट 2 की। अब यहाँ से टोटोमराइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डियर यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। हमने देखा था ना स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि हमारे पास टोटोमेरिज्म के लिए ये एक एसेंशियल कंडीशन है। तो यहाँ पर फिर से ऑर्थो रीअरेंजमेंट होती है। अब हमारे पास इस कार्बन पर अटैक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ और ये यहाँ पर, और हमारे पास डियर फॉर्मेशन हो गई साइक्लोहेक्साडाइइनोन इंटरमीडिएट 3 की, यानी फिर से एक बार ऑर्थो रीअरेंजमेंट हुई। अब डियर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ से हमारे पास टोटोमराइजेशन से फॉर्मेशन हो जाएगी एलाइल फिनोल की, जो है 4 एलाइल 2,6 डाइमिथाइल फिनोल। आप चाहें तो इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये इधर, ये इधर, और ये हमारे पास इधर। क्लियर? अब डियर हमारे पास ये जो बातें मैंने आपको बताई यही सब मैंने यहाँ पर लिखी। आइए एक बार रीड करते हैं और पिक्चर क्लियर होगी। Unlike ऑर्थो rearrangement which occurs in one step, para rearrangement occurs in 2 steps. In the first step, this one, ortho rearrangement occurs and the cyclohexadienone intermediate 2 is formed. इसकी बात हो रही। But this intermediate cannot undergo tautomerization since there is no hydrogen available at the ortho position. Instead, it undergo another ortho rearrangement. इस चीज़ की बात हो रही है। टू गिव साइक्लोहेक्साडाइइनोन 3, ये है हमारे पास 3।
which because of the presence of a alpha hydrogen readily undergo tautomerization to give para-allyl phenol, जो कि आपके सामने है। तो ये डियर बात हो गई पैरा रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म की, आप इसे नोट करें। देन मैं इस मैकेनिज्म से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको और देता हूं और इस लेक्चर को फिर हम फिनिश करेंगे। तो चलिए डियर नोट डालकर लिखेंगे, in a para rearrangement one inversion is followed by another inversion and hence there is no net inversion in the position of the substituent with respect to the starting compound। सीधा सीधा क्या कहना चाह रहा है, देखो पैरा रीअरेंजमेंट में हमारे पास पहली बार ऑर्थो रीअरेंजमेंट हुई, यानी अल्फा और जो गामा बॉन्डिंग थी वो इंटरचेंज हो गई। उसके बाद फिर से हमारे पास एक बार ऑर्थो रीअरेंजमेंट हुई, यानी जो हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड में अल्फ़ा था अब फिर से वो अल्फ़ा बन गया, यानी कोई नेट चेंज तो नहीं आया हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में जो कि हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड में था। आप यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हैं क्रोटाइल 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल ईथर का। देखिए डियर हमारे पास ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है बीटा कार्बन और ये है गामा कार्बन। अब एक बार ऑर्थो रीअरेंजमेंट हुई तो ये गामा हमारे पास, अब देखिए डियर यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस ऑक्यूपाइड हैं तो ये पैरा पर माइग्रेट करेगा। अब हमारे पास ये यहाँ पर आ गया, लेकिन उसके बाद फिर से ऑर्थो रीअरेंजमेंट हुई तो हमारे पास फिर से हमारे पास जो ये अल्फ़ा कार्बन था ये फिर से हमारे पास अटैच हो गया, किसके साथ, रिंग के कार्बन के साथ। अब देख सकते हैं कि अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा ही यहाँ पर अटैच्ड है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है डियर। क्लियर हुआ? तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।